अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से आपके रूबरू से। कुछ ऐसे लोग दुनिया में पैदा होते हैं जो रहती दुनिया तक हमेशा दिलों में बसे रहते हैं, और उन्हीं जैसी हस्तियात में शहर मैसूर ही के मरहूम अजीज सेठ साहब का नाम शामिल है, जिनका एहतराम आज भी, जिनकी याद आज भी दिलों में बसी हुई है, न सिर्फ मैसूर वालों के लिए बल्कि रियासत कर्नाटक और सारे मुल्क के लोगों में आज भी अजीज सेठ मरहूम कहीं ना कहीं दिलों में और हमेशा मौजूद रहेंगे। और पर उनकी खिदमत को ले आकर लोग सराहते हैं, बल्कि उनकी मिली समाजी खिदमत और सबसे बड़ी बात एक इंसानी खिदमत गुजार के तौर पर जिस तरह उन्होंने खुसूसन गरीब तबका और मजदूर तबके को जिस किस्म की बीडी कॉलोनी बनाई, न सिर्फ मैसूर, मंड्या और दीगर अजला में, ये एक ऐसा तारीख साज काम है। ये किसी और के हाथों में नहीं बल्कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल राजीव गांधी के हाथों यहाँ पे बुलाया गया। और उन्हीं यानी मैं ये बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी का यहाँ पे आना अजीज सेठ मरहूम की एक कोशिश थी। और ऐसी एक मिसाल बहुत ही कम दिखाई देती है कि एक मैसूर के सतह पर रहने वाले एक लीडर ने दुनिया को बता दिया कि अगर वो दावत दें तो राजीव गांधी जैसी शख्सियत भी बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी। मैं जहां जानता हूं, मेरे वालिद बुजुर्ग मरहूम खलील बाबा की जुबानी मैंने सुना है, ज्ञानी जैल सिंह हो या अंजनाई इंदिरा गांधी मोहतरमा हो, और बड़े बड़े अकाबरीन जब भी यहाँ पे आते, लीडर्स जब भी यहाँ पे आते तो सबसे पहले अजीज सेठ मरहूम से मुलाकात को अपना शर्फ हासिल किया करते थे। उनकी जेर सरपरस्ती कुछ खिदमतगार आज भी ऐसे मौजूद हैं जो सालों साल अजीज सेठ मरहूम के साथ रहते हुए हर तरफ समाजी हो या मिली खिदमत अंजाम दी थी। उन जैसी शख्सियात में केसी शौकत पाशा साहब का भी नाम शामिल है। आइडियल अजीज सेठ साहब को मानकर चल रहे हैं, और बीडी मजदूर एसोसिएशन एक तारीख साज एसोसिएशन है जिनके सेक्रेटरी के तौर पर ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हालांकि तनवीर सेठ इसके सदर हैं, और जब से अजीज सेठ मरहूम की रहलत हुई है, हर साल बरसी के मौके पर खुसूसन यहाँ पे कभी ठेला गाड़ी की मदद तो कभी दीगर मजदूर तबके लोगों को, कमज़ोर जो हैं उन लोगों को मदद करने का एक बेड़ा उठाया गया था। 20 साल बाद आज भी एक खुसूसी तौर पर मदद की गई। और वो मदद, चूंकि हम हाल ही में लॉकडाउन जैसे हालात देखे हैं, कई घरों में हुनरमंद बच्चे मौजूद हैं लेकिन उनको अपनी फीस को भरने की खातिर अपने वालिदैन को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और वालिदैन एक तरफ ऐसे हैं कि आज भी अपने बच्चों की फीस की अदायगी को लेकर बहुत परेशान हैं। ऐसे चंद माँ बाप को ढूंढते हुए किसी शौकत पाशा ने आज अजीज सेठ मरहूम की मग़फ़िरत के लिए और उन सवाब जारिया की खातिर आज एक बड़ा काम किया गया। और मस्जिद अबू खिल में जैसा हर साल दुआई इजलास होता था, आज भी मुनक़िद हुआ। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपने सुना, जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे वालिद की ज़ुबानी हो या दीगर लोगों की ज़ुबानी सुना हूँ कि मरहूम अजीज सेठ को आप हमेशा आइडियल मानते रहे और मानते रहेंगे। सर, आज 20 साल होने के बाद आज जो प्रोग्राम हुआ उस ताल्लुक़ से बताइए सर। मैं मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब जो मेरे मेंटर थे, जिनको मैं तकरीबन मेरी कम उम्री से जानता हूँ, तो उनकी सोच जो बिलखुसूस गरीब तबके के लिए, मज़दूर तबके के लिए, कमज़ोर तबके के लिए जो रहती थी, जो तड़प उनकी जो रहती थी, वो तड़प को, वो उनकी सोच और उनकी वो जो सख्त मिजाज जो उनके साथ में, अगर कमज़ोर को किसी के साथ में किसी ने दुख पहुंचाया तो जिस अंदाज से वो डील कर रहे थे, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है और उनकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। हमारी रहनुमाई की, जिनकी बदौलत बिलखुसूस इकनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही नहीं, और उसमें साथ में बीड़ी मज़दूरों के लिए जो है उन्होंने 1950 पर 2 से अपनी सारी ज़िंदगी, शुरुआत की ज़िंदगी से लेकर अपने आखिरी दम तक भी जो है उन्होंने उनके वास्ते अपने से जो हो सकता है वो पूरा किया, जिनकी बदौलत सामने, हमारे सामने जो है हज़ारों के मकानात जो बने हैं वो बीड़ी मज़दूरों के लिए, पहले तो अल्लाह, उसके बाद में सिर्फ़ और सिर्फ मरहूम अलहाज अजीज सेठ की काविशों से हुआ है। ये एक बड़ा नमूना तो हमारे सामने है, अजीज सेठ नगर जो इनके नाम से रखा गया है। यहाँ पर जो साइट बनाई गई, वो साइट का डायमेंशन रहा 22x40 और इंडिविजुअल घर 2.5 स्क्वायर का। ये सोचकर आज ये गरीब हैं, 24,000 या 25,000 या 30,000 के अंदर ये घर उनको मुहैया करा दिए। तो आइंदा जो है ये बूढ़ी मज़दूर के बच्चे जो हैं उनकी कमाई में उन बच्चों को पढ़ाकर जो है आगे ले जाकर उनको अच्छा एजुकेशन मिलकर जो है उनको एक पढ़ने के लिए रूम चाहिए
या फैमिली बड़ी तो घर चाहिए, उससे ये सोचकर जो है उन्होंने 2240 की साइट बनाकर पूरा एक बेहतरीन सा लेआउट बनाकर जो है वो उन्होंने दिया। और वो हमेशा चाह रहे थे कि बीड़ी मज़दूर के बच्चे बीड़ी मज़दूर ना बने, वो जो है ऑफिसर्स बने, इंजीनियर्स बने, डॉक्टर्स बने, जो है अपनी पूरी मेहनत से वो ये करें। और हमेशा जो है बीड़ी मज़दूरों के साथ उनके पीछे, और हर एक सहूलियात, गवर्नमेंट की सहूलियात, चूँकि सिगार बीड़ी एंड सिगार एक्ट के, टबैको एंड सिगार एक्ट के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इसका कानून बनता है, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी जो है साथ में पूरा लड़कर जो है वहाँ से कड़िलकर बोलकर एक लेबर मिनिस्टर है, उनके ज़रिए से माइंस एंड जियोलॉजी का जो कानून था, जिसमें वेलफेयर मेजर्स के ज़रिए से हाउसिंग और एजुकेशन, हेल्थ के वास्ते में जो सहूलियात मिलते थे, वो सहूलियात इन्होंने बीड़ी मज़दूरों के वास्ते भी लाया। अच्छा। हमारे सामने ज़्यादा देखना नहीं है। मंडिया सबसे पहले जो कॉलोनी बनी चावड़ा नगर में 435 घर बने गए, तो फिर उसके बाद हलीम नगर में 235 घर बने गए, उसके बाद अजीज़ सेठ नगर में जो है बाकायदा 1000 घर, जो बढ़ते 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 अब 1500 पौने 2000 घर जो है यहाँ पर बन चुके हैं। और सिर्फ मकान ही नहीं, वहाँ मस्जिद और उसके साथ में मदरसे और उसके साथ में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानों के लिए पार्क, हर एक तरह के, और वाइड रोड्स, वो जो बेहतरीन कॉलोनी बनकर है आज यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग आकर बस रहे हैं। जो घर उन्होंने 35,000 के अंदर सब्सिडी के साथ में 25 या 30,000 का घर जो उन्होंने दिया था, आज उसकी लागत जो है 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। एक घर की लागत, एक घर की लागत 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। और बहुत सारे जो लोग वहाँ पर बस रहे हैं, उनमें से बहुतों के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, दूसरे टीचर्स हैं, और अच्छे अच्छे कामों में हैं, और अपनी रोज़ी कमाकर अच्छी एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और बिल्कुल लीडर रहे, उन्होंने कभी पार्टी या कभी सामने झुकना पसंद नहीं किया, सिवाय अल्लाह के। उनके फ़र्जंद अर्जुमन जनाब तनवीर सेठ साहब, वो उसका बेड़ा लिया है। उन्होंने अपनी कोशिशों से और काविशों से जो है अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए यहाँ पर उन्हीं के उसूल के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट लाए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं, और अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह उनको भी जो है एक अच्छा मौका और फराहम करे। मैं अकेला नहीं, सारे हिंदुस्तान का बीड़ू मज़दूर, इन्होंने जो कानून कर्नाटक बिलखुसूस का बीड़ू मज़दूर, उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जो मकान उन्होंने दिए हैं, जो पॉलिसीज़ उन्होंने बीड़ी मज़दूरों के लिए बनवाए हैं, एक तारीख़ी ये है। चाहे वो उसके साथ में अवकाफ़ी इदारे हो या मज़दूर बीड़ी मज़दूर का हो, यहाँ जो है बाबा अवकाफ़ कहा जाता है। बीड़ी मज़दूरों के लिए उनको जो है हमारे बाबा बीड़ी मज़दूर कहा जाता है। ये कितना उनके क्या नाम से अगर उनको पुकारे तो भी याद करेंगे तो भी कम है। 20 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनकी याद हमारे पास ताज़ा है। और मैं 5 साल पहले उनका 15वां साल एक तरीके से हर जगह उनके चाहने वालों को बुलाकर मनाया था। तो इंशाअल्लाह ये हर साल जो है हम लोग सवाब जारिया के लिए उन्हीं का बनाया हुआ एक इदारा अजीज़ सेठ बीड़ी वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट, जिसके चेयरमैन जनाब तनवीर सेठ साहब हैं, तो उसके ज़रिए से जो है हमेशा हर साल बरसी के दिन जो है सवाब जारिया के लिए और कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए कुछ मदद करते हैं। इस मरतबा जो है हमने डिसाइड किया था कि एक तो मरतबा जो लोग बिलखुसूस घर अभी तक 15-20 साल होने के बावजूद घर का पैसा नहीं चुका पाए थे और उनको वो ताकत नहीं थी, हमने उसका पैसा चुकाया है। फिर एक मरतबा शादियों के लिए 1-2 मरतबा उनका उसका मदद करने की कोशिश की है। उसके 2-4 मरतबा जो ठेले बनाकर लोग भाड़े को लेकर चल रहे थे, उनको ख़ास ठेले देने के हैं। लेकिन इस मरतबा जनाब तनवीर सेठ साहब से डिस्कस करने के बाद में स्कूल्स के बच्चे जो हैं
मामूली स्कूल्स में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भी गवर्नमेंट की एग्ज़ामिनेशन फ़ी देने की ताकत ना होने की वजह से एग्ज़ामिनेशन को अपीयर होने की लिए पीछे हट रहे थे। ऐसे बच्चों को जो है ज़रा चुन कर तकरीबन 35 बच्चों को उसकी मदद करने की कोशिश किए हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम जारी रहेगा जब तक हमारी सांस है। इंशाअल्लाह ये काम हमेशा उनके लिए सिर्फ बरसी के दिन ही नहीं, जो भी काम होता है हम हर दिन जो है हर वक्त उनकी लिए दुआ करते हैं। सर, ये और 35 आज बच्चे आप ही के वार्ड के हैं सर? ये मेरा वार्ड बोलकर नहीं है जी। मुस्तहक जो बच्चे हैं वो हाँ, बच्चों को उनको लेकर सेलेक्ट करके आपने हाँ, किया है। वार्ड लिमिटेशन ऐसा से कुछ भी ऐसे नहीं। बच्चे कुछ भी नहीं बिल्कुल है। सर। जो बच्चे मुस्तहक हैं जिनको ज़रूरत है उन बच्चों को ऐसे बच्चों को तलाश करके तलाश आपने मदद करके की। वो स्कूल से मालूम कर कर जी। स्कूल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से उनकी लिस्ट मंगाकर उनके ज़रिए स्कूल्स को पहुंचाएं। माशाल्लाह सर, जहाँ पे हम इन कई खिदमत को हम याद कर रहे हैं, वहीं पे अजीज सेठ सेंट्रल बेरी हॉस्पिटल जो है, उस वक्त 7 एकड़ की जो ज़मीन का एक दूरअंदेशी थी, आज तनवीर सेठ की काविशों से आज जो हॉस्पिटल का नमूना, और कोविड में हमने देखा कि इस हॉस्पिटल की क्या खिदमत हुई, उस ताल्लुक से कुछ बताइए सर। क्योंकि कॉलोनी जब बनी तो उस वक्त जो है 40 एकड़ ज़मीन हम यहाँ पर मरहूम अलहाज अजीज सेठ साहब ने मूड़ा के ज़रिए रैयतों को के ज़रिए नहीं, रैयतों से मूड़ा को दिलाकर मूड़ा के ज़रिए से लेकर जो है 30 पर 3 एकड़ के ऊपर जो है ये 1000 घर की कॉलोनी बनी। तो 7 एकड़ पर जो है सेंट्रल हॉस्पिटल फॉर बीडी वर्कर्स को मज़दूरों की तरफ से इनकी जानिब से उन्होंने डोनेशन की हैसियत से वो जगह देकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कर्नाटक और गोवा के लिए हॉस्पिटल बनी। उस वक्त यहाँ जो है तकरीबन 15 से 20 हज़ार कार्ड्स यहाँ पर रजिस्टर थे और आते आते हर दिन जो है 300-400 आउट पेशेंट्स यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेबर डिपार्टमेंट से पूरी तरीके से सहूलत ना होने की वजह से उतना डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन नहीं हॉस्पिटल तो पूरी बिल चल रही थी और आउट पेशेंट ट्रीटमेंट 50 बेडेड हॉस्पिटल होने की वजह से कभी भी 10-15 पेशेंट जो है एडमिट होकर आना जाना कर रहे थे। लेकिन इसके दरमियान में जब कोविड का मसला आया तो उस वक्त बिलखुसूस तनवीर सेठ साहब ने उस पर आंग डालकर डिप्टी कमिश्नर से वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इसको फ़ौरन लेकर जो है एक 200-300 आदमी की हॉस्पिटल इसे बन सकती है। यहाँ पर ये कोविड का ट्रीटमेंट होने में आसानी होती है, प्राइवेट जगह पर रखकर करने में तकलीफ़ होती है, इधर के लोगों के लिए आसानी होती है बोलकर उन्होंने शुरू करवाने के बाद में तकरीबन मैं समझता हूँ 800 से ज़ायद पेशेंट जो है वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम था सर। क्रिटिकल एजेंट कंडीशंस में आकर पूरे ट्रीटमेंट होकर वापस गए हैं। उसके बाद में लाखों करोड़ों के रुपयों के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर, जो एक्सरे मशीन रहने दो या गैस प्लांट आने का रहने दो या उसके साथ में ऑक्सीजनेटेड बेड्स बनाने का दो, आईसीयू बनाने का रहो, ये सब उन्होंने गवर्नमेंट से प्रेशर देकर जिस डिपार्टमेंट में हो सकता है कॉरपोरेशन के ज़रिए से, मूडा के ज़रिए से, हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़रिए से, डीएचओ के ज़रिए से करोड़ों लाखों के मेडिसिन वगैरह सब सप्लाई कर इंस्ट्रूमेंट लाकर एक बेहतरीन हॉस्पिटल बना चुके हैं। अभी वो कोशिश में है कि इस हॉस्पिटल को जो है इस स्टेट गवर्नमेंट को कन्वर्ट किया जाए और सेंट्रल हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल केआर हॉस्पिटल है, जैसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उस तरह की एक हॉस्पिटल इस एरिया में बन जाए ताकि सिर्फ बीड़ी मजदूरी नहीं, हर एक आदमी, हर एक जो है यहाँ के इस इलाके में रहने वाले वहाँ से उसकी मदद हासिल कर चुके। कोशिश पूरी जारी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अलहाज तनवीर सेठ साहब की कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। बिल्कुल सर, शुक्रिया। आपने देखा मरहूम अजीज सेठ के ताल्लुक से तमाम वो बातें सामने आई जो मैं समझता हूँ नौजवानों को शायद इसका पता नहीं है। आज इस न्यूज़ को जिसके दिल में मरहूम अजीज सेठ की मोहब्बत बाकी है, जो यकीनन बाकी है, उन तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें। करने का मकसद यही है कि मरहूम अजीज सेठ साहब की खिदमत का एक छोटा सा नमूना आपको सामने पेश कर सकें, वरना मगर जो भी मुमकिन हो सकेगा, जिस तरह से सकूत पाशा साहब ने उनके तासरात बताए, कम से कम इन मालूमात को अगर नौजवान जान लेंगे तो हो सकता है आने वाले दिनों में हर गली हर नुक्कड़ में एक लीडर पैदा हो सकता है जो कौम का रहनुमा बन सकता है। मैं सब तक है सर इसी बात पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।